जब जाके बैठा तो देखा कि यार मुझे ऐसा लगा कि सबसे समझदार इंसान इस दुनिया में पूरी धरती पर मैं ही हूँ, जो इतना क्वालिफाइड है, डॉक्टर्स के पास में मिलना, अंग्रेजी में बातें करना, मेडिसिन समझाना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब मुझे लगता था कि मैं ही कर रहा हूँ दुनिया में। लेकिन जब हॉल में जाकर बैठा तो मालूम पड़ गया यार अपन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक साधारण सा पेरू वाला आके बोलता है मैं महीने का 80,000 रुपये कमाता हूँ। एक कोई अंगूठा छाप आके बोलता है कि महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ। और ये सब लोग एक बार डिक्लेयर कर देते कि पढ़ा लिखा आदमी पागल होता है, उसको बुद्धि नहीं है। अब वो बात थोड़ी सी खटकने लगी, यार ऐसा कैसा बोल रहे हैं लोग। मतलब सच्चाई है, ऐसा नहीं कि आप सच्चाई को डिनाई कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, बवाल बहुत ज्यादा करते हैं, हालांकि उनके पास में करने के लिए कुछ नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारा चीज है लेकिन हकीकत में हाथ में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैंने वहां पर बातें सुनी तो मैं खुद कंफ्यूज फिर से हो गया कि यार ये लोग जो कह रहे हैं महीने का 70-80 हजार रुपया, एक पेरू वाला जिसको टाई पहनने नहीं आती है, ढंग से बात करने नहीं आ रही है, अगर वो कमा रहा है, और मैं कमा रहा हूँ 45,000 रुपया, जिसको टाई लगाने के लिए आती है, अंग्रेजी में बात कर लेता है, हाईली क्वालिफाइड अपने आप को समझता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, 30 दिन काम करता है, तब जाके 45,000 रुपये मिलते हैं। हर शनिवार को बॉस की गाली मिलती जरूर है क्योंकि सेल्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ, और पूरा हो गया तो नया टारगेट मिलता था। तो मैं कंफ्यूज हो गया मेरे दोस्त जिंदगी के अंदर कि यार ये जो कह रहे हैं वो सही है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। फिर जो बंदा मुझे लेकर गया था मुझे खाली पूछता है कैसा लगा। अब मैं उस पगले को कैसे समझाऊं कि भाई कैसा लगा नहीं पूछते। मतलब कुछ खिलाया हो तो पूछो भाई कैसा लगा, कुछ पिलाया है तो बोलो पूछो कैसा लगा। आपने कोई प्रेजेंटेशन दिखाया है तो आपको पूछना चाहिए कि भाई आप क्या महसूस कर रहे हैं इस सुनने के बाद में। तो उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। बहरहाल मैं उनके बाइक पर बैठा और हम लोग बोरीवली चले आए। पूरा रास्ते भर खाली दिमाग में एक मंथन चल रहा था कि जिस गाड़ी में मैं सवार हूं नौकरी वाली, क्या वो गाड़ी मेरी जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं, या एक नई गाड़ी इंतजार कर रही है जहां पर लोगों के सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बट मुझे इतना मालूम था कि यहाँ पर इतने पब्लिक के बीच में यार झूठ बोलना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और बोलना वाला भी होगा तो डेरिंगबाज होगा। मैंने सोचा कि अगर 1% भी सच्चाई इसके अंदर होगी तो यार काम करने जैसा है। फिर मैंने घर पे आया तो मेरी एक मार्केटिंग की बुक थी, मार्केटिंग मैनेजमेंट नाम से, फिलिप कॉटलर, जिसको हम लोग मार्केटिंग की बाइबल भी कहते हैं। वो बुक मैंने पढ़ी तो उस बुक में कहीं पर एक कोने में ना 6 लाइन का एक पैराग्राफ था कि डायरेक्ट मार्केटिंग आने वाले वक्त में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा टूल साबित होने वाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वो लाइन 6 लाइन की जो सुन जब मैंने पढ़ा तो मुझे दो चीजें समझ में आई कि इतनी 600 पन्ने की बुक में 6 लाइन लिखा गया है किसी चीज के बारे में, इसका मतलब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी है। और फिर मैंने स्टार्टअप किया, बिजनेस में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अपने नौकरी में बिजी हो गया, इस उम्मीद से कि भाई चलो तुमने मेरे पीछे मेहनत की थी तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन काम करने की नीयत नहीं थी क्योंकि काम पता नहीं था कि करना क्या है। और अपने को लोगों के पास में जाना, उनके मस्के मारना, उनके नखरे झेलना, ये पहले से पसंद नहीं था। पसंद होता तो शायद अपन नहीं करते थे। बट ठीक है, मुझे ये बताया गया कि अरविंद यहाँ पर पैसे देने हैं, सामान मिल जाएगा, सामान बिकेगा, पैसा मिलेगा। सिंपल हिसाब किताब समझ में आया। और मेरी पहले से आदत है कि मुझे जितना दिखाया जाता है मैं उतना ही देखता हूँ, उतना ही सुनता हूँ, उतना ही समझता हूँ। वो तो करने वाली आदत अपनी पहले से नहीं है, ये हुआ तो, वो हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो कंफ्यूजन अपने दिमाग में था ही नहीं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं माई लाइफ को पैसा देता हूँ, माई लाइफ मुझे सामान देती है। माइले मुझे कहते कि भाई आप इस सामान को इस्तेमाल करते हो, इसके बारे में जो फीडबैक्स होते हैं वो आप लोगों को बताइए, अगर इससे कुछ ऑर्डर जनरेट होता है तो सिंस उसमें आपका मेहनत है, आपका एफर्ट है, कंपनी नियम के मुताबिक आपको पैसे देगी। तो पार्ट टाइम में काम शुरू किया दोस्तों। लगभग 8 महीने मैंने नौकरी के साथ में काम किया, और 8 महीने बाद मजा आने लगा। पैसा नहीं, मजा आने लगा। मीटिंग में जाते थे वहां सर बोल के लोग बुलाते थे। मतलब यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट जो मिल रहा था ना यहाँ पर, वो नौकरी में बिल्कुल नहीं। तो उस रिस्पेक्ट पाने की वजह से यहाँ पर ऐसा लगा कि अब मजा आ रहा है। लोगों के पास जब जाते थे, जब थोड़ी डिबेट होती थी, जब थोड़ी बहस होती थी, वो बोलता था ये बराबर नहीं, हम बोलते थे
थी, जब थोड़ी बहस होती थी, वो बोलता था ये बराबर नहीं, हम बोलते थे ये बराबर है। वो जो रस्सा कस्सी होती थी, कबड्डी होती थी ना, तो लगता था यार जिंदगी अब जीने को मिली, अब तो खेलेंगे, अब मजा आएगा। लेकिन क्या होता था कि महीने के अंत में जब घर चलाने के लिए पैसे की डिमांड घर से आती थी, और शुरुआत में पैसे थोड़े कम आते थे, थोड़ा सा दुख होता था उस समय में। लेकिन मैंने किसी से सुना हुआ है कि प्ले टुडे एंड एंजॉय टुमारो, और एंजॉय टुडे एंड सफर टुमारो। मैंने ये देखा है कि अगर आज आप थोड़ा मेहनत कर लेते हो ना, तो कल आपकी जिंदगी बड़ी आरामदायक हो सकती है। लेकिन अगर आज आप आराम कर लेते हो, तो कल जिंदगी में पीड़ा हो सकती है। तो मैंने लगभग 12-14 महीने ऐसे गुजारे, क्योंकि भाई अपने को पता नहीं था कि बिना पैसे की जिंदगी कैसे जी जाती है। आप लोगों को तो पता चल गया होगा लॉकडाउन में, 2 साल में। मैंने तो खुशी खुशी चुनाव किया था नौकरी छोड़ने का, लॉकडाउन में तो लोगों की मजबूरी में नौकरी चली गई फ्रेंड्स। तो एक बात मुझे लॉकडाउन में और समझ में आई, कि ये कुदरत हमेशा आपको 2 ऑप्शंस देती है। कितने ऑप्शंस, जरा लिखिए चैट बॉक्स में। दिस यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स यू 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बोलती है तू तेरे हिसाब से, ईमानदारी से, मेहनत से सपना पूरा करने वाला काम करेगा, या मैं मेरे हिसाब का काम दे दूं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जितने भी किसान हमारे देश में फसल पैदा करते हैं, इनको जमीन को जोतना होता है, जमीन की सफाई करनी होती है, बीज डालना होता है, तब जाके गेहूं चावल अनाज उगते हैं, है ना। लेकिन आप लोग बहुत सरप्राइज होंगे इस बात के बारे में भी, कि हमारे देश में जितनी पैदावार अनाज की होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा पैदावार जंगल है। जंगल में खाद कौन डालता है, जंगल को पानी कौन देता है, जंगल की देखभाल कौन करता है। तो कुदरत ने 2 ऑप्शन दिया। बोला किसान बन के अपने घर में खाने पीने के लिए और अपनी जिंदगी बनाने के लिए अनाज पैदा करना पसंद करेगा मेहनत करके, या मैं जंगल उगा दूं। तो भाई जिन लोगों ने अनाज पैदा करने के लिए कसम खाई, वो लोग अनाज पैदा कर रहे हैं, और जिनके जमीन के अंदर अनाज पैदा नहीं हो रहा, वहां पर जंगल अपने आप उग जाता है। लाइफ में कोई भी चीज वैक्यूम नहीं होती फ्रेंड्स। तो मैंने ये चुना कि यार नौकरी, मतलब कनपटी में बंदूक लगाई गए थे कि फुल टाइम माई लाइफ करेगा या फुल टाइम नौकरी करेगा। तो हमने बोला फुल टाइम माई लाइफ ही अच्छा है यार, नौकरी में क्यों फुल टाइम अपना टाइम पास करते हैं। तो 8 महीने बाद नौकरी को रिजाइन कर दिया, और आज लगभग 11 साढ़े 11 साल इस मैनेजमेंट के साथ कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों। आज माई लाइफ कंपनी के अंदर बहुत बहुत बड़ा कुछ तो नहीं कर पाया हूँ, बट एक लगभग 8-8.5 हजार लोगों का नेटवर्क है देश भर में। 160 से ज्यादा लोग टीसी के ऊपर हैं हमारे ग्रुप के अंदर। साल में महीने का बिजनेस लगभग 20-22 लाख भी कर लेते हैं, और पूरे टीम में हर महीने में लगभग 10 से 12 लाख रुपए बटते हैं अपने यहाँ पर। तो ये पैसे जो बट रहे हैं ना, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, ये सारा योगदान माई लाइफ का है। लेकिन वो माई लाइफ के उस योगदान की वजह से थोड़ी रिस्पेक्ट अपने को भी मिल जाती है, अरे सर आपकी वजह से, आपकी वजह से, हालांकि अपनी वजह से कुछ नहीं है। तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो वो गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो आइए एक छोटा सा पीपीटी आप लोगों के लिए बनाया हूं, कि जो मेरे जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, जो मेरे जिंदगी में बदलाव हुए हैं। बदलाव, एक चीज और बहुत अच्छी हुई है मेरे जिंदगी के साथ में। आप लोग अपनी पर्सनल फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए मुझे लगता है कि आपसे शेयर जरूर करना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है ये आप जानते हैं। भाई मेरी भी इच्छा थी कि भाई हम भाई बहन भी मतलब मिले जुले, अच्छे से जिंदगी गुजारें, रक्षाबंधन में जाएं। बट नौकरी में होते हुए क्या होता था कि भाई छुट्टी मिलेगी तब रक्षाबंधन में जाना, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो वो बड़ा दर्द हुआ करता था, यार मैं क्यों ऐसा कोई काम करता हूँ जिसमें मुझे मेरे परिवार वालों को मिलने के लिए मुझे अर्जी लगानी पड़े। तो इस बिजनेस में, माई लाइफ बिजनेस के अंदर, मेरी दीदी को भी मैंने स्टार्ट करवाया लॉकडाउन के बाद में, यूपी गाजीपुर से। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने बोला तू डाल दे, बाकी मैं पैसे बाद में तेरे को दे दूंगी। मैंने बोला दीदी नमस्ते, जब पैसा होगा तब मुझसे बात करना। 3 दिन बाद उन्होंने पैसा मुझे भेजा, और मैंने पूछा मैडम कहाँ से पैसे आ गए, 3 दिन पहले तो नहीं थे। बोले मेरे भैंस थी ना, उसको बेच दिया मैंने। और भैंस बेच के उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज हमारी कंपनी में ZTC रैंक पर हैं वो, और बहुत ही जल्द STC बन के कार की ओनर बनने वाली हैं। एक गांव की सीधी सादी महिला दुबई घूम कर आ गई, है ना, मनाली घूम कर आ गई।
उनके सीनियर में आती हैं मेरी धर्मपत्नी। ऐसा कहते हैं ना कि जिसको ढूंढा गली गली वो तो अपने घर में मिली। लॉकडाउन में लादी पोंछते पोंछते उनके दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं घर में खाली लादी पोंछ रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, कपड़े फैला रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बर्तन घस रही हूँ, बाकी सब लोग अपने लैपटॉप मोबाइल में बिजी हैं, बच्चे अपने पढ़ाई में बिजी हैं, हस्बैंड अपने मीटिंग में बिजी हैं। तो उन्होंने बोला मैं भी काम करूंगी। बोला करिए यार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बोला कि मैडम आपका काम जो घर का है ना वो तो चलते ही रहेगा, उसके अलावा आप कह रही हैं कि 2 घंटा और काम करेंगे, मतलब आ बैल मुझे मार। बोले हाँ मैं करूंगी क्योंकि मुझे भी अपना नाम बनाना है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, अगर आपको अपना नाम बनाना है तो आप भी आइए काम कीजिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बोलते हुए कि 3 साल के अंदर वो एसटीसी बनी, लॉकडाउन पीरियड के अंदर। मतलब घर में सबसे जल्दी उठना, सबसे आखिर में सोना, टीम को संभालना, टीम को मैनेज करना, और सारा जो रिजल्ट आया उसमें से मेजर योगदान जो है वो जूम का है दोस्तों। हमारे ग्रुप में एक आरटीसी लीडर हैं जो 4,000 रुपए की नौकरी किया करती थी, आज पिछले महीने की उनके घर में जो इनकम आई है वो 1,07,000 रुपये आई है, 1,07,000 रुपीज। एक लेडी है जो ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, लास्ट महीने की इनकम 76,000 रुपीज उनके अकाउंट में आया, 74,000 सॉरी। तो मतलब अच्छा लगता है कि यार हम भी इस दुनिया में देने वाले काम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में देने वाला बनना चाहते हैं या बस पाने वाला बनना चाहते हैं? जितने लोग देने वाला बनना चाहते हैं वो लिखिए 1। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 1। ओ हो, क्या बात है, शानदार शानदार। मुझे बड़ी खुशी होती है। आप सोचिए कि अगर हम 140 करोड़ लोग देना शुरू कर दें तो पूरी दुनिया को अपन दान कर सकते हैं, है ना? पूरी दुनिया के अंदर अपन राज कर सकते हैं दोस्तों। और मैं एक बात देखिए बहुत सिंसियरली बिलीव करता हूं कि इस दुनिया में पाने वाला आदमी कभी तरक्की नहीं करता, लेकिन देने वाला आदमी कभी भूखा नहीं मरता। देना है तो दे दो, जो दे सकते हो, धन्यवाद दे दो, स्माइल दे दो, पैसे दे दो, पुरानी किताबें पढ़ी हैं तो वो दे दीजिए, खराब कपड़े पड़े हैं तो वो दे दीजिए, बासी खाना है तो वो भी किसी को दे दीजिए, देना शुरू कीजिए। देने में मजा है, लेने में मजा नहीं, है ना? तो ये माई लाइफ जो है आपकी जिंदगी वो एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने वाली है फ्रेंड्स। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि उस अलग डायरेक्शन में जाने के पहले आप लोग अगले 1 महीने में आपको क्या करना है, अगर आप वो कर पाए तो अरविंद प्रजापति आपको विश्वास दिलाता है कि ये 1 महीना आपने संभाल लिया ना दोस्तों, तो माई लाइफ पूरा जिंदगी आपको संभालने के लिए तैयार है। तो हमें ध्यान ये देना है कि काम को हम सही तरीके से करें, न कि सरल तरीके से। इट इज नॉट द वे इजी। आसान तरीके से काम नहीं करना है, सही तरीके से काम करना है। और जब सही तरीके से काम किया जाता है तो रिजल्ट मिलता है। और सही तरीके का मतलब जो मैंने समझा है पर्सनली, मुझे ये समझ में आया है कि जैसे दूध के अंदर घी होता है, कि आप जान मुझे ये समझ में आया है कि जैसे दूध के अंदर घी होता है, कि आप जानते हैं या नहीं? जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दूध से घी बनाने का प्रोसेस नहीं बताऊं, क्या आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके दूध से घी बना पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर किसी को प्रोसेस पता हो गया, तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, व्यापारी हो, कर्जदार हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, अगर उसको प्रोसेस पता चल गया तो वो भी दूध में से घी निकाल सकता है। सो माई लाइफ बिजनेस इज जस्ट अ प्रोसेस। और यही वजह है कि माई लाइफ बिजनेस के अंदर छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी कामयाब हो जाता है, बिकॉज उनको प्रोसेस फॉलो करना है। एक बार जरा लिखिए अपनी भाषा में, प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस का एग्जांपल और दे देता हूं आपको, देखिए कितना आसान है। आप जब भोजन उठाते होंगे खाना खाने के लिए, तो आपने निवाला उठाया, पहले भगवान को चढ़ा दिया आंख सर पे, यहां पर तीसरी आंख को दिखा दिया। उसके बाद जैसे उसको नीचे लेकर आए, आपकी आंख ने उसको चेक किया, आंख ने बोला दिखने में ओके है। तो फिर आप नीचे लेके गए तो नाक ने चेक किया, नाक ने सूंघा उसको, नाक बोलती है सूंघने में भी ओके है।
तब जाके मुंह खुलता है, और मुंह के अंदर खुलते ही उसमें 125 मतलब 1,25,000 ग्रंथियां हैं जो उसके ऊपर काम करती हैं। कभी आपने नोट किया है कि अगर किसी भोजन को आंख ने मना कर दिया, नॉट ओके, लाइक दाल, हमने पीली दाल खाई हुई है, किसी दिन अगर दाल में हल्दी नहीं है तो आपकी आंख उसको पहले कैंसिल मारेगी कि ये दाल नहीं बराबर है। आंख चेक करती है देखने में बराबर है क्या, नाक चेक करता है सूंघने में बराबर है क्या, फिर मुंह खुलता है। और गलती से मान लीजिए कभी दूध पीते पीते एक आध मच्छर अंदर चला गया, और आपको पीने के बाद मालूम पड़ा यार मच्छर अंदर गया, तो क्या होता है, खट करके बाहर आ जाता है, तुरंत बाहर आता है। मतलब इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत मशीन इस कुदरत ने हमको बना के दिया है दोस्तों। और खाली एक ही बात बोला है कि भैया ये जो बना के दिया हूं ना इसको संभाल, क्योंकि जब तक ये है तब तक तू है, ये खत्म तो तू खत्म। तो हमारा काम क्या है, जब भूख लगे तो मुंह खोल के अन्न डाल दीजिए, अंदर क्या हो रहा है, लिवर किधर है, पैनक्रियास किधर है, स्प्लीन किधर है, किडनी किधर है, पेट किधर है, हार्ट किधर है, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको पता है हार्ट कहाँ है उसका हार्ट उधर ही है, और जिसको नहीं पता है हार्ट कहाँ है उसका भी हार्ट वही है। तो इसको कहते हैं प्रोसेस। आपका काम है खाली आंख से देख लो, नाक से सूंघ लो और मुंह के में अंदर डाल दो। ठीक उसी तरीके से माई लाइफ बिजनेस जो है ना एक प्रोसेस है। लेकिन वो प्रोसेस में जाने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो हमको बात करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो उसी से मिलता जुलता एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, देखिए। भाई जूम की अपने एक लिमिटेशंस होती हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने बढ़िया तरीके से मैं पेश कर पाऊँ इस चीजों को। श्रीकांत सर से खाली पूछना चाहूंगा, सर स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? ठीक। तो ये एक छोटा सा होम पेज, माई लाइफस्टाइल भारत, मतलब भारत इसलिए कि दुनिया में कुदरत से मेरी रिक्वेस्ट हमेशा रही है कि जब भी मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिले मुझे भारत भूमि पर ही भेजिएगा, और जब भी मुझे नेटवर्क करने का दोबारा मौका मिले, हो सकता है अगले जन्म में फिर से, तो मुझे माई लाइफ के अंदर ही भेजिएगा। तो इसके लिए ये दोनों मेरी जिंदगी है। ऐसा दोस्तों मैंने समझा है कि इंडिया इज कॉल्ड एज द हेवन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का स्वर्ग है भारत। क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब समझते हैं ना, जहां पर मतलब बहुत अद्भुत चीज होती है। क्यों स्वर्ग है पता है? क्योंकि पॉपुलेशन में हम लोग पूरी दुनिया में नंबर वन है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए खाली एक ही चीज चाहिए, वो है पॉपुलेशन। तो जब पॉपुलेशन में हम नंबर वन है, तो बिजनेस में नंबर वन हो सकते हैं कि नहीं? इसीलिए पॉपुलेशन के बाद में दूसरी कंडीशन होती है कि ये पॉपुलेशन वो होना चाहिए जो यूज करता हो प्रोडक्ट। आप चेक कीजिए अपने आप से, आपके घर में कमाई शायद एक सोर्स से आती होगी, लेकिन कई सैकड़ों सोर्सेज से कमाई बाहर भी जाती होगी। एंड टुडे इज द एयर ऑफ कंज्यूमर। अगर हम कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, किसी होटल में हमको रुकना है, तो हम उसमें चेक करते हैं कितना स्टार है उसको। कोई मूवी भी आती है तो स्टार चेक करते हैं। कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, बोलते हैं यार 3 स्टार वाला रेस्टोरेंट है, इसमें मजा नहीं है। ये स्टार कौन देता है? ये स्टार देता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हम और आप, जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया हुआ है। तो उससे ये डिसाइड होता है कि अगला कस्टमर आपके दुकान में आएगा या नहीं आएगा। ये पहले नहीं होता था, बट नाउ दिस इज द एरा ऑफ कंज्यूमर। डिजिटल हम लोग एज आ चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का सबसे बड़ा जो हिस्सा है ना दोस्तों, 60%, वी आर इनटू लोअर एंड लोअर मिडिल क्लास। मतलब ये ठप्पा जो लगा हुआ है ना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ठप्पा है तो है। मैंने एक किताब पढ़ी थी आज से कुछ साल पहले, जो किताब के ऑथर थे, जो प्रेजेंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जी, और एक बहुत बड़े ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि, मतलब किताब का टाइटल है कि वाई वी वांट यू टू बिकम मिलेनियर, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और उस किताब में जिक्र किया है उन्होंने कि आने वाले वक्त में अगर आप अमीर नहीं बने, इसका मतलब आप गरीब हो, देर विल नॉट बी एनी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। इस वक्त अगर आप चेक कर रहे हो, अगर आप में से कोई भी उस कैटेगरी में अपने आप को महसूस कर रहा होगा दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा हुआ है मिडिल क्लास के ऊपर। महंगाई का असर सबसे ज्यादा
न तो अमीर पे पड़ता है, न तो गरीब पे पड़ता है, क्योंकि अमीर को फर्क नहीं पड़ता है, गरीब को पड़ी नहीं है। पड़ी किसको है? मिडिल क्लास को। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा बच्चे किसके पढ़ाई करते हैं? मिडिल क्लास के। लोन पे घर किसके पास में है? मिडिल क्लास के पास में। मतलब ये वो कैटेगरी है जिसको दबाया गया है और दबाया जा रहा है। और जिस तरीके से ये दबाई जा रही है, वो किताब के मुताबिक ऐसा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा, अमीर या तो गरीब। तो अब चुनाव आपको करना है कि मिडिल क्लास से आपको अमीरी की तरफ जाना है या आप गरीबी की तरफ आना चाहते हैं। दैट इज योर कॉल। माई लाइफ आपको अमीरी की तरफ ले जाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। अगर माई लाइफ के साथ में आप हैं तो आपका अमीर होना तय है। माई लाइफ के बिना मैं नहीं जानता कि आपका क्या हो सकता है। ये मुझे समझ में आई थी दोस्तों। हमारे देश में खासियत है कि देश के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, गो टू एनी स्टेट ऑफ इंडिया, आपको कोई भी बंदे से मिलिए, इसको कम से कम 2 से 3 भाषाएं आती होंगी, कम से कम की बात करता हूं। हिंदी ऑलमोस्ट देश की राष्ट्रभाषा है। रीजनल भाषा में आप रीजनल भाषा जानते हैं, और उनकी खुद की मातृभाषा। जैसे मुझे, मेरी मातृभाषा है, मतलब मेरे घर में जो बोली जाने वाली भाषा है वो भोजपुरी है। मेरी मातृभाषा हिंदी है। मेरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई है। मराठी मेरा एक सब्जेक्ट रहा हुआ है। संस्कृत भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना? यस, इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो आप घर मराठी, ये 5 भाषाएं मिली, और माई लाइफ की वजह से मुझे गुजराती, बंगाली, राजस्थानी, थोड़ी बहुत पंजाबी, अभी टीम साउथ में नहीं गई है तो थोड़ा बहुत मैं साउथ इंडियन भाषा भी समझने लगूंगा। तो मैं तो समझता हूँ यार, अगर अपने को भाषा आ जाए ना, तो अपनी पढ़ाई लिखाई साइड में भी रख दो, आपका काम हो जाएगा। चेक कीजिए हमारे पीएम साहब को, भाषा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी पे आती है। तो हम में से हर किसी को कुछ ना कुछ भाषाएं आती हैं, खाली उस भाषा को इस्तेमाल करने नहीं आता है, वो आपको एमआई सिखाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चार्ट, बड़ा चीज जो हमारे लोगों के ऊपर लागू होता है, हमारे आपके ऊपर खास करके दोस्तों, वो होता है रिलेशनशिप। मतलब भारत में आपको ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो अपने फायदे के लिए सामने वाले का नुकसान करवाए। ये मानसिकता हमारी है ही नहीं। हम अपना नुकसान सह लेते हैं, लेकिन अपनी वजह से किसी और का नुकसान नहीं होने देते, क्योंकि हमें रिश्ते निभाने हैं। हमें समझाया जाता है कि यार झगड़ा नहीं करना चाहिए, मोहब्बत से बात करनी चाहिए, अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, है ना। लेकिन ये सब समझने के बाद में भी आज लोग अगर उन चीजों का इस्तेमाल करके पैसे नहीं बना पाएंगे तो उन चीजों का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो रिलेशन को हम लोग बहुत मानते हैं दोस्तों। और मैंने जो सर्वे पढ़ा था उस वक्त, ये उसी समय का पीपीटी है, कि 2020 में लगभग 44.5, मतलब ऑलमोस्ट 45% एजुकेटेड पीपल विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज देयर करियर। मतलब क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड लोग जो होंगे, जिनको बुद्धि आ जाएगी, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर चुनेंगे फ्रेंड्स। ऐसे 45% लोग। और आप चेक कीजिएगा 1,000 लोगों की भीड़ में से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कम से कम 450 से 500 लोग हाईली क्वालिफाइड यहां पर बैठे होंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में करियर ढूंढ रहे होंगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के नाम पर दर्ज हो चुकी है। किस नाम पे? फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। और ये लोगों का प्रेफरेबल बिजनेस है। मतलब नेटवर्क, मतलब ऐसा लगता है कि यार उसको, उसके जान में जान आ गई नेटवर्क बिजनेस मिलने की वजह से। और आप चेक करिए, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर मैं साइड में कर दूं, तो ऐसा कोई बिजनेस आप जानते हैं जहां पर लोगों का भविष्य बन रहा है? आई डोंट नो, आप शायद जानते होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग करती क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र कर लेता हूं। आज देखिए, हम लोग 135-40 करोड़ की जनसंख्या में बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। बीच में एक स्टेटमेंट आया था नीति आयोग के जो सीईओ साहब हैं, अमिताभ कांत जी। उन्होंने कहा था कि हम यार, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें यंग ब्लड बहुत हमारे पास में, लगभग 45% यंग ब्लड हमारे पास में है। वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देने के लिए हमारे पास में कोई रोजगार नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वी डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट। सरकार, सरकारी नौकरी, ये सब आज नहीं है। रेलवेज प्राइवेट हो रही है। मोनोज मेट्रोज आ चुके हैं। ऑटो रिक्शा की जगह पर लोग आजकल मोनोज मेट्रोज में सफर करने लगे हैं। बुलेट ट्रेन आ रही हैं भारत के अंदर।
बिल्डिंगों में जहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते थे वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जा रहे हैं। घर साफ करने के लिए जो बाई आया करती थी झाड़ू पोछा करने के लिए, उसकी जगह पर अब रोबोट्स आ चुके हैं या आ रहे हैं। मतलब क्या है कि आदमी का अब काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप याद कीजिए कि आप आखिरी दफा बैंक में कब गए थे पैसा निकालने के लिए। शायद आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि पैसा निकालने के लिए और पैसा डालने के लिए मशीनें आ चुकी हैं। तो वो जो काउंटर पे लोग बैठे हुए हैं, आप सोचिए उनकी नौकरी आज है, कल की क्या गारंटी है। तो एम्प्लॉयमेंट को लेके हम लोग बहुत रिस्क में चल रहे हैं एज अ कंट्री। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, आज एम्प्लॉयमेंट्स बदल रहे हैं। एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई थी, 5 साल में 2 करोड़ जॉब घट गए और 45 करोड़ ने बोला छोड़ दो, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, तो अब तलाश ही नहीं करेंगे। 2 साल में 50,000 लोग किसी एग्जाम को पास कर चुके थे, उसके बाद सरकार बदल गई और सब शून्य हो गया। फिर नई सरकार आई, बोले हम फिर नए तरीके से एग्जाम लेंगे। बेरोजगारी का रिकॉर्ड में बहुत तेजी से बढ़ाई हो रही है। अब स्कूलों के अंदर भी परमानेंट टीचर जो होते हैं अब नहीं रखे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। स्कूलों के अंदर भी प्रॉपर टाइमिंग से पहुंचना, पढ़ाई लिखाई करवाना, क्लास वर्क करवाना, होमवर्क कर, मतलब बहुत सारा काम बढ़ गया है। ये पहले के जमाने के टीचर हुआ करते थे, आराम से स्कूल में पहुंच गए, थोड़ा पढ़ाए, थोड़ा मस्त में रहे, काम हो गया। अब नहीं चलेगा। मतलब अब सरकार भी समझ रही है कि अगर मैं आपको काम पे रख के पैसा दे रहा हूं तो मैं आपसे काम भी करवाऊंगा। तो प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, बेरोजगारी का आलम बहुत बढ़ गया है दोस्तों। मैंने 2001 में, मेरे ख्याल से 1 में या 2 में, मैंने मुंबई के अंदर जाकर अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाया था। उसके बाद दोबारा कभी गया नहीं। मतलब उसमें सरकार की योजना थी कि अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको नौकरी नहीं मिल रही तो सरकार आपको कुछ पैसे देगी। आज तक पैसे तो मिले नहीं। तो मैं उसको एम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं बोलता, मैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट कार्ड कर बोलता हूँ कि हाईली क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड। मतलब मैं काम करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास में काम नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब काम आपके पास में नहीं होता तब कुछ ना कुछ फरिश्ते आपकी जिंदगी में आते हैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर। कैसे फरिश्ते आते हैं देखिए ऐसे। वो कहते हैं कि 1 लाख रुपया दीजिए और हर महीने का 15,000 रुपया कमाइए। अपने पास नहीं होता है तो भी यहां वहां से जुगाड़ करते हैं, 1 लाख रुपया दे देते हैं। 3-4 महीने आपको आता है, 3-4 महीने आपको आया, उससे देख के आप और मोटिवेट हो गए और 10-20-50 लोगों का डलवा दिए। और ऐसा करके फिर कंपनी छू मंतर 150 करोड़ रुपए लेके भागे हैं सर। अभी ये सब नाम तो चल ही रहा है, आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में सहित देश भर में लगभग 1,000 करोड़ की ठगी हो चुकी है। नाम लेते हैं मल्टी लेवल का। पंजाब का एक आदमी 1,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, पकड़ा गया, फिर बाद में उसका क्या हो गया वो तो सरकार जाने। 30,000 लोगों ने कराया था इन्वेस्टमेंट, बाद में ऐप ही बंद हो गया। है ना। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं आपके आसपास में घटित हो रही होंगी। तो हमारे आपके आसपास में ऐसे बहुत लोग जो हैं ये साजिश लेकर घूम रहे हैं। वो फंसे हुए हैं और उनको निकलने के लिए उनको कुछ लोगों को फंसाना जरूरी होता है। अब आम आदमी के लिए तो बात वही है ना, कंपनी। कंपनी मतलब आएगा, गोल गोल बनाएगा, पैसा लेकर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। समझने के लिए खाली आपको देखना है कि अगर कोई भी कंपनी आपसे कहती है, कोई भी बंदा आपसे कहता है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल पैसे डाल दीजिए, तो हाथ जोड़ लेना भाई साहब। अगर कुछ नहीं करना होता तो वो क्या कर रहा होता वहां पर। थोड़ा दिमाग लगाओ। दुखी हो मानते हैं, परेशान हो मानते हैं, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है मानते हैं, थोड़े पैसे की जरूरत है ये भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगा के काम करो। खाली बैठने से पैसा कहीं नहीं आता। अगर खाली बैठने से पैसा आता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी भाई साहब हैं। आप देखिए उनका शेड्यूल कितना बिजी रहता है ना। तो इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। और आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि अभी भारत सरकार भी जागरूक हो गई है और पेपर में आना शुरू हो गया, डायरेक्ट सेलिंग पर कानून बनाने से रोजगार आएगा। 2020 तक 34 करोड़ का कारोबार होने वाला है। रोजगार सृजन में डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं। और लेट श्री रामविलास पासवान जी जो हमारे एक स्टेज पर भी आए थे, उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा कानून भी बनाया हुआ है। और डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। और वो दिन आया 2016 में जब गाइडलाइंस जारी हुई। ये उसकी कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑफिस मेमोरेंडम है।
जो एक एडवाइजरी है टू स्टेट गवर्नमेंट, सारे राज्यों को और यूटीज को उन्होंने बताया है कि भाई आप अपने राज्य में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस बनाइए और हमें बताइए कि भाई उसमें क्या क्या आपको प्रावधान है। और ये कंज्यूमर मंत्रालय की तरफ से एक लेटर है, बराबर है। क्यों डायरेक्ट मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है हमको? क्योंकि ये वाला चीज क्वेश्चन मार्क में है, प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा कि आपके घर में जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने उस ब्रांड का नाम नहीं सुना होगा तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये ब्रांड प्रमोशन कहां से होता है? टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से। लेकिन आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि जो कहते हैं कि मेरे सौंदर्य का राज XYZ है, क्या लगता है कि वो 20 रुपए का साबुन लगाते होंगे? शायद नहीं। मतलब तमाम तरीके की बातें हैं उसके अंदर, हमें नहीं पढ़ना उसमें। लेकिन गवर्नमेंट या सरकार भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है कि आप ऐसा कोई भाषण मत दीजिए। आप यूट्यूब में जाइए तो बहुत सारे लोग वो क्या कहते हैं उसको, क्रिकेट खिलवाते हैं आप लोगों को, सट्टा वट्टा वाला। उसमें लिखते भी हैं कि ये खेलने से आपको आदत लग सकती है जुआरी बनने की, लेकिन सोच समझ के खोलिए। अरे भाई साहब, जब मालूम है कि आदत लग सकती है तो दिखा क्यों रहे हो? लेकिन उस पर कंट्रोल कोई है नहीं। लेकिन अब सरकार उस पर कंट्रोल भी लेके आ रही है। डंडा मतलब, तो ऐसी चीजें हो रही हैं। दिल को खतरे में डाल रहे हैं मंजन और टूथपेस्ट, ये न्यूज आ गई है। ऐसी न्यूज आने के बाद में आप मुझे बताओ कर क्या लोगे? क्योंकि जो अंदर मंजन गया है, अब उसको बाहर तो निकाल नहीं सकते हो। क्या हो सकता है उसमें? फिर आता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। राडो की घड़ियां 1.5 लाख 2 लाख रुपए की मिलती हैं, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाइए, आपको 2,500 में मिल जाएंगी। सोशल प्लेटफॉर्म पर ब्रांडेड कंपनियों के नकली सामान बिक रहे हैं। कौन जिम्मेदारी ले रहा है इसकी? नोबडी। कस्टमर को पड़ी नहीं है, क्योंकि हमने सामान मंगाया, डुप्लीकेट आ गया, हम कंपनी चेंज कर देते हैं। हमारे मुंह में दही जमी हुई, हम आवाज नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम अपने आप में इतने परेशान कर दिए गए हैं। लोन 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 लोन। हमको एक ही मतलब पूंछ में आग लगा दी गई, तो खाली भाग, पैसे लेके आ और बिल भर, बाकी ये सब झंझट में पड़ना नहीं। तो क्या करेंगे भाई? कस्टमर आवाज नहीं उठाएगा तो कोई क्या कर सकता है? तो सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। गाइडलाइंस में ये कहते हैं कि भाई अगर आप किसी चीज का विज्ञापन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में साफ साफ बताना होगा। आप अपने आप से पूछ के देखिएगा कि जो प्रोडक्ट आपके घर में आता है, चाहे टूथपेस्ट, चाहे साबुन, चाहे शैम्पू, कुछ भी आपके घर में आता हो, चाहे पत्ती भी, आप दुकान वाले को जाके पूछिए कि भाई साहब इसमें क्या डाला है, फायदे वाली चीज है कि फायदे वाली चीज नहीं है। आपको क्या लगता है, दुकान वाला जवाब देगा आपको? नहीं। जो टीवी में ऐड देते हैं, उनको पूछने के लिए क्या आपके पास में कोई लिंक है कि आप उनको पूछिए कि भाई साहब ये जो बोल रहे ठंडा ठंडा कूल कूल, इसमें क्या क्या डाला गया है, क्या फायदा करता है? देर इज नो वन टू आंसर यू। क्योंकि ये सारा जानकारी केवल उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के पास में होता है या तो साइंटिस्ट के पास में होता है, जहां तक हमारे आपकी पहुंचने की ताकत नहीं है और न तो हमारी सोच है। क्यों मगजमारी में पड़ना है? लेकिन सरकार को पता है कि ये सब चीजें गलत हो रही है अपने देश में, इसको रुकाया जाए। इसके लिए सब गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। एटीएस ने, अभी एसटीएफ ने अभी कुछ पकड़ा था, डोलो दवाइयां आती हैं, मतलब कई करोड़ रुपए की दवाइयां नकली मार्केट में घूम रही हैं। नकली दवाई, नया नकली दारू, किसको मार रहे हैं ये सब चीज? उनको मालूम है कि पब्लिक आवाज उठाने वाली नहीं है। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल, अगर घटिया सामान बेचे तो अब 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक देगी सरकार आपके ऊपर, या तो जेल में जाओगे। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि दिखाओ पर मत जाओ भाई, अपनी अकल लगाओ, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब 135 करोड़ की जनसंख्या हम लेकर बैठे हैं, ये 135 करोड़ लोग मंजन तो यूज करेंगे ही, साबुन यूज करेंगे ही, क्योंकि टीवी में आता है। ये पढ़ाई लिखाई भी करेंगे और इनको मालूम भी है कि रोजगार मिलने वाला नहीं है, फिर भी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो पैसा भी जा रहा है। तो ऐसे में कुछ तो बदलाव चाहिए ना अब। देयर मस्ट बी सम चेंजेस नाउ। और वो चेंजेस के लिए हमें दो जगह वैकेंसी दिखती है। पहली वैकेंसी, ये जो प्रचार वाला काम करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर अब जनता को भरोसा नहीं कि यार ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सरासर झूठ है, तो हमें ऐसे कुछ लोग चाहिए जो सही प्रचार करें। और अगर आप सही प्रचार करने की ताकत रखते हैं, तो ये प्रचार के अंदर इतनी ताकत होती है कि एक सीएम को पीएम बना सकता है। ये प्रचार में एक ताकत होती है जो किसी पार्टी के मुखिया को जमीन पर भी लेके आ सकता है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इसको कहते हैं। बस इसी बेस पर
ये इंडस्ट्री काम करती है। ये हमारे रामविलास पासवान जी, उनका उसमें हमको अभी बतलाया गया काफ़ी लोग हैं जिनकी काफ़ी अच्छी आमदनी, चूंकि सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है, तो ये जो है अपना धंधा करके, या आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और आप मालिक भी हैं, दोनों आप ही हैं। इसलिए आपके ऊपर में भी जो है बहुत बड़ी जवाबदेही है। और जो मान लेते हैं कि यहाँ के जो आयोजकों से हमने कहा है कि कभी भी कोई शिकायत जो है इस तरह की, क्या कहते हैं कि माल में नहीं आना चाहिए, और जो कंज्यूमर को जानने का अधिकार है, ये सारा का सारा अधिकार जो है इसमें लिखित रूप में रहना चाहिए। और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि जो उत्साह आप लोगों में हम देख रहे हैं और जितनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं, हम तो सोचे भी नहीं थे। एक बार इन्होंने मलेशिया में कहा था कि मलेशिया चलिए, तो हमने कहा सोचेंगे, लेकिन फिर हम नहीं जा सके। तो हमने कहा पहले एक बार ट्रायल ले लें। तो आप लोगों का जो उपस्थिति है वो आप सब लोग बतलाइए, डायरेक्ट सेलिंग से जो है आप लोग संतुष्ट हैं? जरा हाथ उठाइए, नहीं तब ने पता चलेगा। ठीक है, तो अब जब आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्रेंड्स, जिनकी वजह से आज हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं लीगली। और इसमें एक सबसे बड़ा योगदान उस कंपनी का है जिस कंपनी के साथ में आज हम लोग काम कर रहे हैं। माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट तक जाकर ये सब बातें अप्रोच की। 2016 में गाइडलाइंस जारी हुई, 21 और 22 में बिल बन के तैयार होने वाला है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पार्ट ऑफ सिलेबस बन गया है कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है। बहुत बड़ा बिजनेस है ये फ्रेंड्स। तो जो वो पढ़ के आएंगे और करेंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो हमारे और आपके बच्चों का भविष्य कम से कम उज्जवल है, इतनी गारंटी आपको मैं माई लाइफ की तरफ से दे सकता हूँ फ्रेंड्स। खाली ईमानदारी से प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है। अब काफी लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा ये कि यार जब इतना सब कुछ अच्छा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मंत्री साहब भी आ गए, अभी रेखा गुप्ता जी हैं जो दिल्ली के सीएम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया डायरेक्ट मार्केटिंग को लेकर 8 तारीख को महिला दिवस के उपलक्ष्य में। और सेम डे हमने मुंबई में प्रोग्राम किया था कंपनी ने, थाना के अंदर। मतलब अगर 500 महिलाएं अंदर होंगे तो कम से कम 1500 बाहर घूम रही थी, क्योंकि अंदर हॉल में जगह नहीं है। खाली मुंबई ही नहीं, जहां जहां पर प्रोग्राम हुए 8 मार्च के दिन महिला दिवस में, ये सारे जगहों पर महिलाओं ने जो हड़कंप मचाया ना दोस्तों, तो एक बात तो तय हो गई कि नारी शक्ति जागृत हो गई है। और जिस घर में नारी मजबूत हो जाएगी ना, वो घर अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो डायरेक्ट मार्केटिंग नारियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये पूरे परिवार को या पूरे समाज को या पूरे देश को तरक्की के पथ पर लेके जाने वाला इंडस्ट्री है फ्रेंड्स। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फिर कंफ्यूजन क्यों है? तो एक छोटा सा फोटो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये क्या है? आप लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिए, कौन सा जानवर है ये? ठीक, जितने लोगों की आंखें खुली हैं उन सबके लिए ये हाथी है। एक छोटा सा स्टोरी है ये। इसमें ये 5 लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये पांचों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्या बंधी है? पट्टी बंधी हुई है। अब ये पांचों को ये कहा गया कि भाई साहब आपके सामने एक जानवर खड़ा किया जाएगा, आपको टच करके बताना है, महसूस करके बताना है कि ये कौन सा जानवर है। और ये पांचों ने जिंदगी में कभी पूरा हाथी देखा ही नहीं था। अब सबसे पहला बंदा हाथी के पीछे गया, उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली। अब पूंछ जब पकड़ी तो उसको क्या समझ में आया कि हाथी किसके जैसा है? एक रस्सी के जैसा है। तो वो दुनिया भर में गया और सबको बोला हाथी मतलब रस्सी, हाथी मतलब रस्सी, हाथी मतलब रस्सी। मेरे आपके पास में भी आया ये आदमी, बोलता हाथी मतलब रस्सी। दूसरा आदमी जो हाथी का सूंड पकड़ के बैठा, तो सूंड पकड़ा उसने, तो उसको ये मालूम पड़ा हाथी मतलब पाइप। हाथी मतलब पाइप। तो वो आदमी मेरे पास में बोला हाथी मतलब रस्सी नहीं होता रे बाबा, हाथी मतलब पाइप होता है। हाथी मतलब पाइप। तीसरा आदमी मेरे पास में आया,
जो हाथी का पैर पकड़ा था, वो बोलता हाथी मतलब खंबा। चौथा आदमी जो हाथी का कान पकड़ा था, बोलता हाथी मतलब सूप। सूप मतलब गांव में वो झाड़ने के लिए होता है ना, चावल और अनाज अलग करने के लिए। पांचवा आदमी जो सीढ़ी लेकर हाथी के पीठ पे चढ़ा हुआ था, वो बोलता हाथी मतलब कुछ दीवाल। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि हाथी मतलब पूछ, हाथी मतलब पाइप, हाथी मतलब खंबा, हाथी मतलब सूप, कि हाथी मतलब दीवार। अब इसके सामने ये जो पांच लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अब ये आदमी के सामने अगर मुझे हाथी की सच्चाई रखनी है, तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। एक ही रास्ता है, इस आदमी को उठाओ, हाथी के पास लेके जाओ और बोलो ये हाथी है। अब आंख पे पट्टी नहीं है तो इसको हाथी समझ में आएगा, लेकिन जिसकी आंखों पर पट्टी है उसको हाथी समझ में नहीं आएगा। ये खाले भटकती आत्मा बन के घूमते रहेंगे। जो कोई पूंछ पकड़ेगा रस्सी बना के घूमेगा, कोई सूंड पकड़ेगा पाइप बना के घूमेगा, कोई पैर पकड़ेगा खंबा बना के घूमेगा। और ऐसे लोगों की जिंदगी सेट नहीं होती। इनको नेटवर्कर नहीं, इनको सेट वर्कर कहते हैं। आज हाथी पे चढ़े हैं, कल घोड़े पे चढ़ेंगे, एक दिन सब जानवर इनके ऊपर चढ़ जाएंगे। वजह यह है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट पिक्चर, तो आपका करियर कभी बन नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनली मैं जो बिलीव करता हूं दोस्तों, ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। आज मैं जिस कंपनी के साथ में जुड़ा हूं, मेरी जिंदगी जब तक रहेगी तब तक मैं इसी कंपनी के साथ में रहूंगा। अगर ये विश्वास आपको कोई देता है, समझ जाना कि यही आदमी है जो आपकी जिंदगी बना सकता है। लेकिन जो एक कंपनी का नहीं हुआ, जो एक टीम का नहीं हुआ, या जो एक जबान का नहीं हुआ, यह आदमी आपका कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आंख खोलने की जरूरत है, जिसका आज ये प्रोग्राम रखा गया है, DTP, टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डायरेक्ट मार्केटिंग इज। तो क्या आप जानना चाहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग एक्चुअल क्या है, हाथी का एक्चुअल स्वरूप क्या है? तो मैं मेरी छोटी सी समझ के हिसाब से आपके सामने एक चित्र रखता हूं। चित्र में यह कहा गया है कि मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग माल बेचने का एक सिंपल तरीका है। मैंने आपके हाथ में प्रोडक्ट पकड़ाया, आपसे पैसे लिए, आपसे कहा कि भाई साहब अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए होंगे, बहन जी अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए होंगे, तो आप इसको यूज करते रहिए, और जो लोग भी आपको मिलते जाएं उनको बताते जाएंगे भाई ऐसा प्रोडक्ट है, ये काम करता है। अगर इस पूरे प्रोसेस में सेल होता है, तो हमको तो सेल से मतलब है। तो सेल कंपनी को जाएगा, तो कंपनी का ये सेल करवाने में जो हमने मदद की है, उस मदद में कंपनी हमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर ये पैसे हम और आप नहीं लेंगे, तो ये पैसे दुकान वाले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे, CNF लेंगे, मैन्युफैक्चरर लेगा, और ये पैसे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे आपके घरों में टीवी के माध्यम से आके बैठेंगे और वो लेकर जाएंगे। पैसे वो लेकर जा रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई हैरानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन वो पैसे हमारे हैं, तो क्यों ना हम अपने पैसे पर हक जमाएं। क्यों हम किसी सरकारी योजना के भरोसे बैठे कि भाई पैसा हमको मिलेगा। अगर हमारा पैसा घूम फिर के हमारे पॉकेट पे वापस आ जाए, तो हमारा देश अमीर बनेगा कि नहीं बनेगा साहब? 140 करोड़ लोग अगर महीने में 100 रुपए का एक टूथपेस्ट भी घस के थूक देते हैं ना साहब, तो 140 करोड़ इंटू 100 कर दीजिए, इसमें से आधा पैसा वापस इन 140 करोड़ लोगों के बीच में आके बट जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। हमारा पैसा जो कोई और लेके जाता था पहले, अब उनको नहीं देंगे, अब उनको देंगे जो हमारे इस बात को जनता तक पहुंचाने में काम करेंगे हमारे साथ में, बायपासिंग द मिडिल मैन। अब इसमें क्या झोल झाल है, इसमें क्या लफड़ा है, मुझे समझ में नहीं आता। ये पूरा हाथी है साहब। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा समझ रहे हैं। प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट को रेकमेंड करना है, डुप्लीकेट करना है सिस्टम को, सिंपल। आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो अगर आप में से कोई चाहता है कि माई लाइफ में करियर बनाना चाहिए, करियर का मतलब ये होता है कि लोग डॉक्टर बनने के लिए करियर चुनते हैं। मेरे दो बेटियां डॉक्टर बन रही हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है शी इज इन कूपर हॉस्पिटल, उसने नीट क्रैक करके फ्री सीट में एडमिशन लिया कूपर हॉस्पिटल में। उसका 4 साल कंप्लीट हो चुका है, अभी 1.5 साल का इंटर्नशिप करने के लिए जा रही है। मेरी छोटी बेटी है, उसका फर्स्ट ईयर अभी शुरू हुआ है जालना में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसने भी नीट क्रैक किया है।
और वो भी अब डॉक्टर बन जाएगी अगले 4 साढ़े 4 साल के अंदर। एक लड़का है जो कि IIT की प्रिपरेशन कर रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि हम सभी लोग जो भी जिंदगी बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, नहीं क्या? अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो आदत एक आम आदमी के अंदर होती, जैसे जब मैं नौकरी पे था तो मैं रहता था विरार में, कहता था कि मैं चर्च गेट में हूं, और बॉस का फोन आते ही, उनका फोन देखने के बाद अपने चेहरे का रौनक उड़ जाता था कि अब इसको क्या बोलूं। जेरोक्स का बिल आता था 20 रुपए का, मैं लगाता था 200 रुपया, सर एक जीरो बढ़ा दिया, जरा कर देना। मतलब मैं वो सारे चीज करता था नौकरी में रहते हुए, जिससे 2 पैसा मुझे एक्स्ट्रा कहीं से जुगाड़ हो जाए। तो मेरा पूरा का पूरा दिमाग उन चीजों में उलझा रहता था। हालांकि मेरा दिमाग मेरी जिंदगी में हजारों करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने इसको चवन्नी अठन्नी में उलझा के रखा है। तो आज मुझे मेरे बच्चों के करियर के बारे में फिक्र नहीं है। ये बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ बने नहीं बने मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनेंगे, क्योंकि इनके घर में इनका बाप जो बात बोलता है वही बात करता है, इनकी माँ जो बात बोलती है वही बात करती है, झूठ नहीं बोलते। और ये बड़ा फक्र होता है बोलते समय अपने बच्चों के सामने यार, और बच्चों को भी अच्छा लगता होगा। और हम चाहते हैं कि भाई हमारा करियर, हमारा भविष्य तुम्हारे बच्चे ही है ना, तो हम अपने बच्चों के अंदर वो आदत डालेंगे जो आदत आज हमने अपने अंदर डाली हुई है। इसको कहते हैं करियर। मैं नहीं समझता हूँ कि पैसा कमाना ही करियर होता है, मैं समझता हूँ कि फैमिली बनाना, फैमिली बचाना भी करियर ही होता है। तो वो माई लाइफ आपके साथ करके सकती है। सफल होना है आप लोगों को, तो ऐसा कहते हैं कि किसी भी सफलता की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है डिजायर से। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मैंने, मेरे सीनियर से जब मुलाकात हुआ, मेरे जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने मुलाकात करवाया मेरे सीनियर से, उनके पास में कार हुआ करती थी और मैं रहता था चाली के अंदर। तो मैं उनको बोला सर एक दिन मेरे घर पे आइए आप। तो जब वो चाल कार से अपने आए और मैं उनको रिसीव करने के लिए गया रोड पर, मतलब चाली में घर मेरा नीचे, फिर सामने रोड है, तो मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं उनको रिसीव करने के लिए जाऊंगा तो मेरी चाली के अंदर मेरा भी रुतबा बढ़ेगा कि यार इसका कोई दोस्त है जिसके पास कार है ना। मतलब वो मैं मेरी सोच आपको बता रहा हूँ, सोच छोटी भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट ये ख्याल था कि मेरी भी गाड़ी होनी चाहिए। तो मुझे 4 साल लगे मेरी फर्स्ट कार परचेस करने के लिए। ये मेरी ड्रीम कार है। 2017 में जब मैं माइलेज बिजनेस करते करते STC और स्टार सिल्वर बना, तो स्टार सिल्वर बनने के बाद में माइलेज कंपनी आपको हर महीने का 5,000 रुपीज लॉयल्टी शुरू की थी उस वक्त। तो मैंने ये सोचा कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो मेरी गाड़ी की EMI आ जाएगी और मैं कार वाला बन जाऊंगा। और ये कार लेने के लिए मुझे मदद की मेरे सीनियर्स ने, मतलब उन्होंने गाइड किया, और ये गाड़ी मेरी आई। उसके बाद मैंने लगभग इस गाड़ी को 36,000 किलोमीटर चलाया, और इस गाड़ी ने मुझे बहुत कुछ दिया। इस गाड़ी से मैं सफ़र शुरू किया था, और उसके बाद में लॉकडाउन के बाद में हमने एक नई गाड़ी परचेस की जो मेरे सेकंड कार है 2021 के अंदर, हुंडई की वेन्यू कार है। और ये अभी तक 67,000 किलोमीटर चल चुकी हैं, क्योंकि मैंने अपने किसी सीनियर को बोलते हुए सुना था कि मैंने मेरी पहली गाड़ी ली उसको 50,000 किलोमीटर चलाया, दूसरी गाड़ी ली उसको 2 लाख किलोमीटर चलाया। तो मुझे ये समझ में आया कि गाड़ी लेना है और उसको चलाना है फील्ड में, तो जितना ज्यादा गाड़ी चलेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो मैंने भी चलाना शुरू कर दिया। अभी 3 साल हो गए इस गाड़ी को, 67,000 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी भी मस्त टकाटक गाड़ी है, और ये मेरा रथ है। और मैं अपने आप को महारथी समझता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी है तो ये मेरा चलता फिरता घर है। जिस घर में भी बैठा हूँ इस वक्त, ये 2 BHK फ्लैट है बोरीवली के अंदर, जिसके तीनों रूम में बालकनीज हैं, तीनों रूम में AC है। तो ये थोड़ा सा एक लाइफ में परिवर्तन आया है। मेरी माता जी हैं, आप देख रहे हैं, ये माता जी का आशीर्वाद मेरे साथ में है। 2016 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। उस वक्त मुझे इतना समझ में आता है कि आज जब आदमी स्ट्रेस में आता है ना, तब शुगर अपने आप शूट अप हो जाता है। तो इनको थोड़ा शुगर शूट अप हो गया। डॉक्टर के पास में गए, दवाइयां लिख दी, और मैं दवाइयों से बिल्कुल परहेज करता हूँ। आज माता जी 72 के आसपास की एज है, 16 से लेके 25, 9 साल हो गए। 9 साल से अपनी कंपनी का डायबा लाइफ है, जो 60 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है मुझे, लेकिन मुझे परवड़ता है। इसलिए परवड़ता है कि वो कैप्सूल खिलाने की वजह से आज मेरी माता जी मेरे साथ में, मेरे बच्चों के साथ बैठ के पिज्जा खाती हैं, बर्गर खाती हैं, कोक पीती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, लाइफ एंजॉय करती हैं। तो 60 रुपया तो यार ऐसे कुर्बान है। बचाना है तो सेहत बचाइए, पैसे बचा के कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो ये माई लाइफ की देन है, क्योंकि माई लाइफ ने एक सोच दिया, और उस सोच ने हमको जिंदगी में आगे बढ़ने का टारगेट दिया। अगला गाड़ी का टारगेट है 1.25 करोड़ की मर्सिडीज बेंज का प्लानिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और बहुत ही जल्द आपको कुछ खबरें मिलेगी कि अरविंद प्रजापति मर्सिडीज बेंज में आ चुका है।
ये सब पावर कहाँ से आई है? ये पावर आई है MI बिजनेस की वजह से, क्योंकि मैंने इसको एज अ करियर चुना। और मैंने पहला 1 महीना जो था, पहला 2 महीना जो था, पहला 3 महीना जो था, सिस्टमैटिकली काम किया था इसमें। ये मेरे कुछ ग्रोथ हुई है, आप देख सकते हैं। मेरा 2014 में मैं DTC बना 9 महीने में, उसके बाद में 2 महीने बाद ZTC बना, 10 महीने बाद STC, 23 महीने बाद RTC। RTC से STC बनने के बीच में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया, 48 महीने, क्योंकि थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था, ईगो आ गया था। तब मैं तो रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर बन गया हूँ, अब तो मेरी पूरी दुनिया मेरे कदमों के नीचे आ चुकी है। तो जब एटीट्यूड और ईगो आता है ना, तो कुदरत अपने आप नीचे उतारती है। जब नीचे उतारे तो वापस ऊपर आ गए, और NTC से CTC बनने में मात्र 37 महीने लगे दोस्तों। आप लोग नए हैं तो आपको शायद ये शब्दावली समझ में नहीं आ रही होगी। आप अपना टैबुलर भी, अपना जेनोलॉजी ओपन करेंगे तो उसमें चेक माई रिवार्ड करके कॉलम अभी कंपनी ने डाला हुआ है। जितने लोग कल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको 50 ग्राम का सिल्वर कॉइन कंपनी की तरफ से मिलता है अगर आप DTC रैंक को एक पर्टिकुलर पीरियड में अचीव कर लेते हैं। और मैंने 150 ग्राम सिल्वर कॉइन जीता हुआ है, और इसीलिए आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माई लाइफ मैनेजमेंट को कि इसकी वजह से आज ये ग्रोथ हुआ है। 9 महीने में 90,000 रुपया कमाया, अगले 2 महीने में 1,80,000, फिर 3 लाख, फिर 9 लाख, फिर 24 लाख, अभी तक 60 लाख रुपए मैचिंग से आ चुके हैं। और मैं एक और रैंक मेंटेन करता हूं जिसको एमरल्ड कहते हैं, उसकी वजह से लगभग 60 लाख रुपए पुट पकड़ लो, और भी आ चुके होंगे एक्स्ट्रा। तो इस वक्त ऑफिशियली मैं आपके सामने 1 करोड़ प्लस कमाकर बैठा हूं, 1 करोड़पति बना हूं। ये वही बंदा है जो एक दिन 40-50 हजार रुपए की नौकरी करता था, और इसमें मेरे दिमाग ने कुछ नहीं किया, खाली किया है तो प्रोसेस ने किया हुआ है। अभी पिछले साल, मतलब जब कंपनी ने 10वां एनिवर्सरी टीम की वजह से है, तो ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मैनेजमेंट ने हमको टीम बनाने का तरीका सिखाया, हमको बताया कि टीम बनाना कितना जरूरी है, और टीम बनाने में जान लगाने के लिए कहा हमसे। तो क्या आप भी सपने देखते हैं? बिल्कुल, और आप भी सपने पूरा करना चाहते होंगे। आप रोटी खाते हैं? रोटी जी खाते हैं। कितनी रोटी खाते हैं जरा लिखेंगे चैट बॉक्स में, जरा पढ़ लूं। ओके, 3, 2, 4, ठीक। चलिए मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि आप रोटी कैसे खाते होंगे। आप भाई जो 2 रोटी खाने वाले होंगे, आप दोनों रोटी ऐसा लेते होंगे और एक साथ में मुंह में डाल देते होंगे ना, ऐसा पूरा 2 रोटी। 4 वाले 4 डालते होंगे, 6 वाले 6 डालते होंगे। इज दैट सो? नहीं। क्या करते हैं हम? उस रोटी को छोटे टुकड़े बनाते हैं। टुकड़े का साइज हमारे मुंह के साइज के हिसाब से होता है ना? तो आपको बड़ा काम तो करना ही है, नेटवर्क में जिंदगी बनानी है। 100 साल निकालने हैं, 10 साल निकालने हैं, लेकिन पहले 2 महीना 3 महीना तो निकालना है। तो छोटे गोल तय करने हैं। तो आपको ये तय करना चाहिए, हो सकता है कि आपका एक छोटा गोल है कि चलो इस हफ्ते मैं काम करूं यहाँ पर, और इस हफ्ते में 2,000 रुपया कमाऊं, और 2,000 रुपए की एक ब्रांडेड साड़ी परचेस करके अपनी माता जी को गिफ्ट करो कि मम्मी ये मेरी माई लाइफ की पहली कमाई। महीने भर में हो सकता है 10,000 रुपया कमा लीजिए, उस पहले 10,000 रुपए की कमाई से अपने बच्चे को एक नया साइकिल ला के दे दीजिए, बोलिए बच्चा ये माई लाइफ की पहली कमाई है। अपने लिए एक 4,000 रुपए का जूता परचेस कर सकते हैं आप, एक छोटा सा 1,500 रुपए का क्रॉस पेन परचेस कर सकते हैं। तो छोटे छोटे गोल आपके पास में हो। गोल इंपॉर्टेंट है, उसका साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटा छोटा करते जाएंगे तो बड़ा अपने आप कर जाएंगे, इस सीढ़ी की तरह। अगर बड़े बड़े गोल रखेंगे ना, तो चढ़ नहीं पाएंगे उस पर और पहुंच नहीं पाएंगे। तो गोल को जितना छोटा कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो डिवाइड देम इनटू मिनी गोल्स एंड चेज देम अप। तो आप लोग में से अगर किसी के पास में कोई मिनी गोल हो, कोई छोटा गोल हो, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आपके गोल को, हम चांस मिलेगा तो पढ़ के सुनाएंगे आपके सामने। तो आइए देखते हैं अभी मिनी गोल को अचीव कैसे करना है। 3 स्टेप्स हैं हमारे पास में। अब ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, माई लाइफ एज अ कंपनी बहुत पावरफुल कंपनी है। और अगर इस कंपनी के साथ में इस जिंदगी में आपको करियर चेंज करना है, आपका करियर बनाना है, तो आपको ये 3 स्टेप ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप है कि आप यहां पर आए हैं नेटवर्क बनाने के लिए। यू आर हियर टू क्रिएट योर नेटवर्क। उसके लिए 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, आपके घर में माई लाइफ के अलावा और किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं आए तो आपका ग्रोथ तेजी से हो सकता है।
क्योंकि आपके घर में लोग आना शुरू करेंगे, आपके रिलेटिव्स आएंगे, आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपके दोस्त यार आएंगे, इवन दुनिया को छोड़ दीजिए, जब आप अपने बाथरूम में सवेरे जाकर ब्रश करते होंगे और मंजन मान लीजिए किसी और कंपनी का लगाया आपने, तो आपके अंदर से ही आपको एक आवाज निकलेगी कि यार मंजन खाली मैं बाहर की कंपनी का कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं माई लाइफ से पैसे की। तो ये नहीं हो सकता है। मैं बोलता हूं मेरी भाषा में कि अगर बाबा जी का मंजन लगाओगे तो बाबा जी से पैसे मांग लेना, हमारे पास मत आना। मंजन हमारा होगा तो पैसा हमसे लेकर जाना। तो मजाक की बात कर रहा हूं, बट मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है कि यार मैं बात बाहर जाके बड़ी बड़ी कुछ और करता और घर में हालत खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट महंगे सस्ते वो सब चक्कर में मत पड़ो, सब मोह माया है। सस्ता महंगा कुछ नहीं है, समय की खाली डिमांड होती है। तो आपको अपने घरों के अंदर माई लाइफ के पास में जितने भी 6 ब्रांड के अंदर जो भी 128-30 प्रोडक्ट्स हैं, आप चेक कर लीजिएगा आपके घर में क्या क्या लगता है। वो केवल और केवल माई लाइफ से आना चाहिए, अगर माई लाइफ में है तो। अगर माई लाइफ में नहीं है तो ही बाहर से आना चाहिए। तो क्या इतना आप मुझे वादा कर देते हैं? देखिए, कल आपकी ज्वाइनिंग हुई है, कल आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। मैं समझ पा रहा हूं कि नई नई चीजें हैं, जल्दी हजम नहीं होंगी, बट जितना जल्दी हजम हो जाएंगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपके घर में यूज होना है 100%। उसके बाद में आपको जिसको बेचना है उसको बेचिए। बट हमारा पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट। आइए देखते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है हमारे बिजनेस का बैकबोन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे जोड़ना है। जोड़ने का मतलब सिंपल है दोस्तों। आप चेक कीजिएगा, आपके घर में किसी न किसी कंपनी से बिजली आती होगी, तो ये बिजली वाली कंपनी ने आपको जोड़ा कि नहीं? आपके घर में केबल होगा, वाईफाई का नेटवर्क होगा, आपके मोबाइल में सिम कार्ड होगा, आपके बच्चे किसी स्कूल में जाते होंगे, आप किसी बैंक में खाता मेंटेन करते होंगे, आप किसी ट्रेन में सफर करते होंगे पास निकालकर, है ना? आप किसी दुकान से कपड़े परचेस करते होंगे, आप किसी दुकान से सोना परचेस करते होंगे, आप किसी दुकान से जूता चप्पल लाते होंगे, आप किसी दुकान से राशन लाते होंगे। ये सभी ने आपको जोड़ रखा है कि नहीं? ये सभी ने आपको जोड़ रखा है, और उसमें आपके पॉकेट से पैसा निकलता है और उनके पॉकेट में चला जाता है, हर महीने का जाता है। हम और आप रुका नहीं सकते, क्योंकि हम वहां पर केवल कंज्यूमर्स। लेकिन उसमें से जितनी चीजें माई लाइफ से आप परचेस करते रहेंगे, तो कम से कम ये वो सेल परचेज होगा जिसमें से कुछ पैसा वापस आपके घर में जाएगा। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और अगर आपके संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, वो आपके साथ जब जुड़ते हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तो कुछ पैसा तो उनके पॉकेट में भी जाएगा ना। तो आप लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हैं एज अ कस्टमर, जो आपके प्रोडक्ट केवल यूज करेंगे, या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ में काम भी करेंगे। इस दुनिया में तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है साहब। आपके नेटवर्क में खाने वाले होने चाहिए और बेचने वाले होने चाहिए, दो ही चीज है। अब नेटवर्क बनाना किसका है? वो नेटवर्क बना हुआ है आपका, आपके रिलेशन में। आपको करना है एक सिंपल सा बिजनेस ओपनिंग। ये पहला स्टेप है और ये बहुत मायने रखता है। जो लोग इसको कर लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि उनका ग्रोथ पक्का हो जाएगा। बिजनेस ओपनिंग, बिजनेस ओपनिंग का मतलब क्या होता है वो हम लोग जरा समझेंगे। अगर आप कोई छोटा मोटा दुकान खोलते हैं, रिबन कट करते हैं कि नहीं करते हैं? घर में बच्चे पास हो गए तो पेड़ा बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? शादी हो गई तो समाज में खाना खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? अगर कोई निपट भी जाता है तो भी 13 दिन के बाद में दुनिया को बुला के खाना खिलाया जाता है ना। मतलब कोई भी काम जो हमें खुशी देता है, या कोई भी काम जिसमें हम कभी कभी दुखी होते हैं, ये हम लोगों से बांटते ही है ना। तो माई लाइफ बिजनेस में आप अपना सपना पूरा करने के लिए आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी सही जानकारी आपके लोगों तक पहुंच जाए? अब दो तरीके हैं उसके लिए। या तो सर पे 95 उठा के बेचने के लिए निकल जाओ, 95 ले लो, 95 मंजन ले लो मंजन। या तो बाकायदे ओपनिंग कीजिए। ओपनिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि हम अपने घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें अपने संपर्क के लोगों को बुलाएंगे कि भैया इस तारीख को इतने बजे मैंने घर पे एक छोटा प्रोग्राम रखा हुआ है। मैंने अभी नया मेरा कारोबार शुरू किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप बीवी बच्चों समेत प्रोग्राम में आइए, मुंह मीठा करके आशीर्वाद देकर जाइए। थैंक यू वेरी मच। है ना? तो इसको कहते हैं बिजनेस ओपनिंग। जहां पर आप एक टेबल पर प्रोडक्ट को सजा देते हैं, बढ़िया से प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। कम से कम प्रोडक्ट उतने रखना कि अगर कोई उसमें से 4-6 लोग अगर तैयार हो जाए माल परचेस करने के लिए, तो आपके पास थोड़ा माल हो।